नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ में आज अपने विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर में ग्राम सभा सिठारी भैसौड़ा हसनपुर जयगाह चिनाटी आखापुर महाराजगंज देवारा तुर्कचारा में जनसंपर्क कर पूर्व मंत्री व सपा विधायक नफीस अहमद ने अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत कर पुनः मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने प्रण किया कि वही विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर की ग्राम सभा असाधर पट्टी में जनसंपर्क व चौपाल के माध्यम से सम्मानित जनता से मुलाकात कर भाजपा सरकार की विफलताओं तथा समाजवादी पार्टी शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वही आज विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर के सिराहा बाजार के रॉयल कॉम्प्लेक्स में सुहेल अहमद की दुकान आसियाना ट्रेडर्स का उद्घाटन कर नए व्यापार की शुरुआत के लिए बधाई दी। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के गंजूर गांव में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा को राड से मारकर घायल कर दिया। घायल चाचा को उपचार के लिए पीएचसी मेहनगर के चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने चाचा को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मेहनगर थाना क्षेत्र के गंजूर ग्राम निवासी सकलदीप चौहान पुत्र गंगा चौहान, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, अपनी मिठाई की दुकान बंद कर बाइक से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में करीब रात 8 बजे उसके भतीजे सूरज चौहान ने लोहे की डाट से हमला कर दिया। हमले में सकलदीप चौहान बुरी तरह से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनगर में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष विमल प्रकाश राय ने बताया कि हत्या भूमि संबंधी विवाद को लेकर की गई है। आरोपी फरार है। मौके पर राजस्व निरीक्षक अमित सरोज, लेखपाल विपिन पांडे पहुंचकर जांच कर रहे हैं। बाबू क्या नाम है आपका? सौरभ चौहान, पर घर पे अमन बुलाते हैं। आपके पिताजी थे? जी हाँ क्या हुआ था? सर, वो बड़े पापा के हैं सर, वहाँ पे धमकी उमकी दिए थे सर 2-3 दिन पहले, और हमारी मम्मी थाने पे भी गई थी। और वहाँ पे मतलब कि किए थे, मतलब कुछ भी होगा तो इन लोगों की जिम्मेदारी रहेगी सर। वहाँ से पापा को धमकी दिए कि मतलब गाली भी कौन धमकी? हमारे बड़े पापा प्रदीप चौहान और उनके लड़के भी कह रहे थे कैसे दादागिरी से बना रहे हो तू। पापा कहें अरे भैया तुम अय्या तो आज जो तीसरा अपन ले लिया। इसके लिए सर पापा उनको बड़े मम्मी और बड़े और चाची को 2-2 लाख देने के तैयार थे। वो मांग रहे थे 5 लाख रुपए। पापा उनको 3.5-4 तक तैयार थे। फिर कल जाते समय हमसे कहें कि 5 लाख दूंगा सर। रास्ते में जैसे ही सर वो लोग गए, हमसे कहें तुम सुबह में आना सामान लेके सर इंजन का। सर मैं नानी घर में जैसे ही पहुंचा उधर पापा तुरंत मम्मी फ़ोन की कि पापा कोई मार के भागा है। फिर बाद में पता वही मम्मी देखी सूरज चौहान मेरे बड़ी मम्मी का लड़का है, वही मार के भागा है। और उसके साथ 4-5 लड़के और थे, मतलब उनको कोई पहचान नहीं पाया, पर उसी के साथ थे वो भी मतलब। और उसके सब किए गए, उसके नानी उन्नी उसके घर के सभी मिल के किए, उसके पापा वापा सब करवाए वही सब। अच्छा, मेहनगर थाने से क्या कार्रवाई हो रही है? सर मैंने थाने से करवाई ये हुई, सब बंद थे सर। उसमें कुछ नए लोग हैं, कुछ हैं उसमें और हैं सर। उसमें और पुलिस ने अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया सर? उसमें 8-9 लोग हैं। उसके एक मामा भी हैं सर। उसमें और 6-7 लोग हैं मामा के लेके सर। सर उस मतलब कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पे सर। फिर बैठे हैं कुछ सर, रात में पता नहीं सर पीटे नहीं, मारे कि नहीं मारे, कर रहे थे मार रहे थे। लाइट अंदर से बुझा के मार रहे थे। पहले 1 डंडा मारे देखे हम लोग बेल्ट से, फिर लाइट बुझा दिए थे सर। फिर पता नहीं मारे कि नहीं मारे, हमें तो लग रहा है सर घूस खाए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम शायद इंसाफ चाहते हैं सर। सर आपके पिताजी को जो मारा है उसको कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ, कड़ी कार्रवाई किया जाए, उसे मतलब उम्र कैद किया जाए सर। दिनांक 11/21 को शाम तकरीबन 7 बजे सकलदीप चौहान अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पे अपने गांव वापस आ रहे थे तहसील से, जहां इनकी दुकान है। गांव से पहले जब ये पहुंचे तो इनके भतीजे सूरज चौहान ने लोहे की रॉड से इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको घायल कर दिया। इनका पैसे को लेन देन के लेके इन लोगों का विवाद था। घायल सकलदीप चौहान को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और शांति व्यवस्था मौके पर बनी हुई है। आजमगढ़ के महाराजगंज में आदर्श नगर पंचायत महाराजगंज में अमर शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़े भाई नगर पंचायत महाराज से अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार विशाल जायसवाल एवं प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज नदीम अहमद फरीद सहित भारी संख्या में व्यापारी व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर लोगों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के वक्तव्य व कृतव्य पर प्रकाश डाला
और साथ ही जनरल बिपिन रावत सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये हमारे देश के मेजर जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी और उनके समेत 11 लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और वो हेलीकॉप्टर पहाड़ियों में किसी तरह से क्रैश हो गया, जिसमें इनकी पत्नी समेत 11 लोग शहीद हो गए हैं। उन्हीं को आज नमन करने के लिए हम लोग यहाँ के चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार हमारे बड़े भाई विशाल जायसवाल के द्वारा ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए। और ये हमारे देश के बहुत ही एक जान लीजिए कि अमोल रत्न, ये जान लीजिए कि अगर इनको हम लोग इनके शहीद होने के उपरांत इनका हम लोग सम्मान केवल भारत रत्न देके ही कर सकते हैं। ये इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी थे। इन्हीं के नेतृत्व में हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और इन्हीं के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने तमाम ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिससे इनके आज शहीद होने के बाद पूरे देश का माहौल गमगीन हो गया है। इसीलिए आज इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हमारे बड़े भाई विशाल जायसवाल जी के द्वारा किया गया था। आजमगढ़ में योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन व योगासन खेल प्रशिक्षण केंद्र जनपद इकाई द्वारा पहाड़पुर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सकड़ी गौरव कुमार, आईएएस व एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट राकेश्वरी व तेजस्विनी को गोल्ड मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संचालन मुख्य प्रशिक्षक शंकर प्रसाद योगाचार्य ने किया। इस मौके पर गौरव कुमार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सकारात्मक विचार, सार्थक प्रयास व कठोर श्रम से किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित की जा सकती है। इन दो बहनों द्वारा योगासन खेल के क्षेत्र में प्रदर्शन बेहद सराहनीय है। तेजस्विनी व राकेश्वरी युवाओं के लिए प्रेरणा है। योग के माध्यम से नई पीढ़ी अपना विकास कर सकती है और स्वस्थ रहकर देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि योगासन खेल ही एक ऐसा खेल है जिसके द्वारा अपना शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विकास एवं उन्नति किया जा सकता है। और इसलिए समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी इस कार्यक्रम के लिए भूर प्रशंसा की जाती है। जय हिंद, जय भारत। सभी सर के साथ सारे बच्चे बड़े लोग बैठ जाओ, बड़े बच्चे बैठ लेंगे, बड़े बच्चे बैठेंगे, छोटे आगे बहुत अच्छा। हेलो, आप लोग लाइन बैठ जाइए। हाँ, अरे अपने हाथ से उठा के पहन लो। चलिए चलिए बैठिए। हो गया इसको बैठाइए। देखिए सही। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो इस रायमेरी पुलिस ने भी गैंगस्टर के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मुबारकपुर पुलिस ने भी अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार से मारपीट कर दहशत फैलाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। तो थाना देवगांव पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आजमगढ़ निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट ने एसआई विवेचक के खिलाफ एसपी को सौंपा शिकायती पत्र, पारदर्शिता से जांच कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि जिले के सिदारी थाना क्षेत्र के कटघर गांव निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट पतरूराम विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में यूपी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में अनियमितता की गई थी। इस संबंध में परिवार लोकायुक्त के यहां दाखिल किया गया है। मामले में कई लोगों पर कार्रवाई भी हो चुका है। इस दौरान 2 जुलाई 2020 को चंदौली के एक चिकित्सक ने उन्हें फोन पर पत्रकार बनकर लोकायुक्त के यहां से परिवार उठाने की धमकी दी है। इस मामले में उन्होंने सिधारी थाने में तहरीर दी थी, जिसके लगभग 1 साल बाद सिधारी थाने में मामूली धाराओं में केस दर्ज हुआ।
जब उन्होंने विवेचक केशवाई सूर्य चौधरी से एफआईआर के संबंध में वार्ता की तो उन्होंने कप्तान साहब के यहाँ फाइल होने का हवाला देते हुए मामले को टरका दिया, जिसकी ऑडियो क्लिप उनके पास मौजूद था। इस संबंध में वे बीते 9 दिसंबर को एसपी के यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे तो एसपी साहब ने एफएसआई से वार्ता कर डांटा और जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा कि मैंने लाइफ में पहली बार इस तरह के अधिकारी को देखा है जिन्होंने मेरी पूरी बात को सुना है और त्वरित एक्शन के मूड में दिख गए। क्या कुछ कहा आरटीआई एक्टिविस्ट ने, सुनते हैं। वर्मा है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। वार्ता ये मामला ये है कि लगभग 2 जुलाई 2020 को एक डॉक्टर साहब ने मुझे फर्जी पत्रकार एनडीटीवी का बन करके धमकी दिया था और प्रेशराइज किया था कि आप अपनी कंप्लेन माननीय लोकायुक्त से उठा लीजिए, नहीं तो मैं खबर चलाऊँगा तो आपके खिलाफ राजमान हल का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उस संबंध में बड़ी मशक्कत के बाद 1 साल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा जब दर्ज हुआ तो पहली बात की गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया सिधारी थाने पर। उसके बाद वहाँ के सचिव महोदय और सिपाही और कुछ लोग और नेतागण लोग आकर के मेरे यहाँ धमकी दिए, दबाव बनाया थाने पर भी, घर पे भी। और इसके संबंध में जब एफआईआर दर्ज हुआ तो विवेचना मिल गई सूरज चौधरी एसआई जो सिधारी थाने में मौजूद है। उन्होंने विवेचना में मुझसे ये कहा, जब मैं फ़ोन से पूछा 3/11/2021 को मैंने बात किया कि सर मेरी वाली केस में क्या हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि आपकी फाइल कप्तान साहब मंगा लिए हैं और कप्तान साहब के यहाँ रखी है, वही जो करेंगे सो होगा। जिसके संबंध में मैं 9 तारीख को 9/12/2021 को कप्तान साहब से मिला और मिलकर अपनी बात रखा। और सबसे पहले तो मैं कप्तान साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी इस लाइफ में पहली बार ऐसा कप्तान देखा है जिन्होंने इतनी बढ़िया से सुनवाई करते हुए एक्शन लिया है। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन पर जांच करने का आदेश दिया है, इस पर जांच होगी और एसआई से डायरेक्ट बात भी की है, एसआई को डांटे भी हैं। इसलिए मैं वार्ता कर रहा हूँ कि मेरी जो केस है उसमें पारदर्शिता के साथ जांच हो, जो ऑडियो मैंने दिया है कप्तान साहब को उस पर जांच हो और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। आजमगढ़ की सियाराह में खुल गया ब्रांडेड प्लाईवुड हार्डवेयर, डोर लेमिनेशन हार्डवेयर, इंटरडोर डेकोरेशन आइटम। सपा के विधायक नफीस अहमद ने आसियाना ट्रेडर्स हार्डवेयर से बाजार का उद्घाटन फीता काटकर किया, जिसमें तमाम तरह के प्लाईवुड हार्डवेयर, डोर लेमिनेशन हार्डवेयर, इंटरडोर डेकोरेशन आइटम अथवा तमाम नल की टूटी अन्य सामान यहाँ मिलते हैं। तमाम लोग खरीदारी करने के लिए भी पहुंचे। इस बाबत क्या कुछ कहा नफीस अहमद ने, सुनिए। आशियाना ट्रेडर्स के जो हमारे प्रोप्राइटर हैं सुहेल, इनको मैं ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये खूब तरक्की करें, क्योंकि एक रिश्ते से ये छोटे भाई भी हैं और अलीगढ़ के रिश्ते से ये मेरे बहुत जूनियर भी हैं। तो बहुत खुशी हुई और उम्मीद करता हूं कि इस जो मेरी विधानसभा में इन्होंने आशियाना ट्रेडर्स खोला है, इसमें लोगों को अच्छे सामान और शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यहीं सियाराह बाज़ार में वो सारी चीज़ें जो एक आशियाना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने का काम होगा। फिर से एक बार आशियाना ट्रेडर्स के सभी लोगों को और ख़ास तौर से सुहेल को ढेर सारी मुबारकबाद। दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ के निजामाबाद में 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण के एक दिन पूर्व शिवालयों के स्वच्छता अभियान के क्रम में आज बड़ा गांव के ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर परिसर की सफाई की गई। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के क्रम में 8 से 12 दिसंबर तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। लालगंज के जिला मंत्री संतोष गौड़ के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सफाई किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मिश्र, दिनेश चंद्र मिश्र, गगन कश्यप, मदन सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नेतृत्व के निर्देश के क्रम में दिनांक 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलने वाले स्वच्छता अभियान के तहत आज इस बड़ा गांव के ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज यहां साफ सफाई स्वच्छता अभियान चलाया गया है। कल पूरे देश भर में शिवालयों में जलाभिषेक होगा और कल ही काशी विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी करेंगे। उस कार्यक्रम दिव्य काशी भव्य काशी के पूर्व यह स्वच्छता अभियान पूरे सप्ताह भर चलाया जाना था। इसी के तहत आज यह कार्यक्रम आयोजित था। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 की तैयारियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा आज सेंडेसर पीजी कॉलेज का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, एसडीएम सदर JR चौधरी एवं कॉलेज प्रशासन एवं स्टाफ मौजूद रहा। तो खबर आपको आज मुख्य से दिखा रहे हैं, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा आज विधानसभा निर्वाचन 2022 की तैयारियों के तहत चंडेश्वर पीजी कॉलेज का
निरीक्षण किया गया है। उन्नीस में शुरू हुई बहुप्रतीक्षित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को देश के किसानों को समर्पित करने के लिए आए हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर पहुंचते ही बलरामपुर की धरती को नमन करते हुए मौजूद सभी आम जनमानस को प्रणाम किया। इसके पश्चात हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी तथा अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जीवन का जंग लड़े रहे मां भारती के लाल वरुण सिंह के जीवन की रक्षा के लिए मां पाटेश्वरी से प्रार्थना किया। पश्चात उनके द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करने के लिए रिमोट का बटन दबाते ही नहरों के फाटक खुल गए और निर्मल जल की धारा फूट पड़ी, जिससे वहां मौजूद किसानों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारें आई और चली गई, लेकिन तमाम सारी योजनाओं को पूरा करने का काम भाजपा सरकार ही कर रही है। मोदी ने कहा कि अगर समय से इस पर काम हुआ होता तो यह परियोजना 200 करोड़ में पूरा हो जाता, लेकिन आने वाली सरकारों ने इस पर कार्य नहीं किया, जिसके कारण आज हमारी डबल इंजन की सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर इसको पूरा करने का कार्य किया है। यही तो फर्क है, हमारी सोच ईमानदार और काम दमदार है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। 100 करोड़ और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। 10,000 करोड़ कितना पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़। ये पैसा किसका था भाइयों? ये पैसा किसका था? ये धन किसका था? आपका था नहीं था? इसके मालिक आप थे नहीं थे? आपके मेहनत का एक एक रुपया सही समय पर सही काम के लिए उपयोग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जिन्होंने नहीं किया वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? आपके गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे लोगों का सजा देंगे कि नहीं देंगे? पक्का देंगे। घाघरा, सरयू, राप्ती, मांडला और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाला। बलरामपुर के साथ साथ इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। मेरठ से खबर है, जहां पूर्व मंत्री रामश्री विश्वकर्मा ने आज मेरठ के भोला रोड स्थित कलावती इंटर कॉलेज में आयोजित विश्वकर्मा सम्मेलन में विश्वकर्मा समाज के लोगों से जनसंवाद किया। सबसे पूछा कि सबका साथ और सबका विकास वाली भाजपा सरकार में आपकी हिस्सेदारी कहाँ है? भाजपा राज्य में विश्वकर्मा समाज का विधायक क्यों नहीं है? सपा सरकार में हमेशा विश्वकर्मा समाज का विधायक एमएलसी भी रहा और मंत्री भी रहा। समाज के मंत्री और विधायक की ही समाज की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, जो भाजपा सरकार में नहीं है। विश्वकर्मा समाज का सम्मेलन और सम्मेलन के माध्यम से विश्वकर्मा समाज को जागरूक भी कर रहे, संगठित भी कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, गुमराह किया, वोट लिया, सरकार बनाई, लेकिन कुछ दिया नहीं। न नौकरी दी, न रोजगार दिया, न अधिकार दिया, न सम्मान दिया। दी तो महंगाई दी, बेरोजगारी दी, गरीबी दी, बेरोजगारी दी, बेबसी दी, लाचारी दी, अपमान दिया। लगातार लोग अपमानित हो रहे हैं। विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न बढ़ा है। न तो बीजेपी की पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, न तो सरकार कोई सुनवाई कर रही है। हम सबको सावधान करने आए। कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकार में, चाहे माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विश्वकर्मा समाज का सम्मान भी बढ़ाया गया, भागीदारी भी दी गई।
हमें मंत्री भी 2-2 बार बनाया गया, 2-2 बार विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया, विधायक भी बनाया गया। तो समाज की आवाज़ उठाते थे, समाज के लोगों को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम करते थे। इस समय बीजेपी सरकार में न कोई मंत्री है न विधायक है विश्वकर्मा समाज का, तो विश्वकर्मा समाज की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए हम कहने के लिए आए हैं कि अगर भागीदारी कोई दे सकता है सत्ता सरकार में तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। इसलिए सब मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड निकट तिरुपति पैलेस त्यागी कॉलोनी में विश्वकर्मा समाज की चौपाल लगाई। विश्वकर्मा समाज के लोगों से संवाद करके पूछा कि भाजपा सरकार में आपकी हिस्सेदारी कहां है, भाजपा राज्य में विश्वकर्मा समाज का विधायक क्यों नहीं है। सपा सरकार में हमेशा विश्वकर्मा समाज का विधायक एमएलसी भी रहा है और मंत्री भी रहा। सपा सरकार में हमेशा विश्वकर्मा समाज की समस्याओं का समाधान होता रहा, लेकिन भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज के उत्पीड़न अत्याचार में विश्वकर्मा समाज की सुनवाई नहीं हो रही है। समाज जगह जगह अपमानित हो रहा है, लेकिन भाजपा की विश्वकर्मा समाज के किसी भी नेता की बोलने की हिम्मत नहीं है। सपा सरकार भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस की छुट्टी को भाजपा सरकार ने कर दिया। भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया गया और विश्वकर्मा समाज की पहचान भाजपा सरकार में मिटाने का काम किया गया है। समाज के लोग सरकार में नहीं बैठते, उस समाज की आवाज न सरकार तक पहुंचाई जा सकती है और न तो समाज के लिए नियम और कानून बनाने का काम किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कम से कम हम सरकार में मंत्री रहते थे, मुख्यमंत्री के नजदीक बैठते रहते थे और समाज के एक एक बिंदु पर हमने कानून भी बनाया, समाज के लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया, नौकरी और रोजगार देने का काम किया समाज को, और समाज के सम्मान को बढ़ा करके पूरे देश में आपका इतिहास बनाने का काम तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। आज हम पूछते हैं कि आज आपका इतिहास कहां चला गया, आपकी भागीदारी कहां चली गई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ, आपको भागीदारी देंगे, और केवल विश्वकर्मा से ही नहीं कहा था बल्कि पूरे पिछड़े वर्ग से कहा था। यही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव में गए तो मौर्य के बीच में गए और कहा हमें वोट दे दो, सरकार बना दो, हम तुम्हारी बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहा था कि नहीं, कहा था सैनी आप बता दो। फिर कुर्मी में गए, कहा हमारी सरकार बना दो, हम तुम्हारे समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और फिर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आज पूरे प्रदेश में सभी अंत्योदय कार्ड धारकों एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। 2022 में होली तक हर माह में 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इससे 15 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत समस्त कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे उसको दोहराना ही है, मैं नहीं मानता कि मैं ही जानता हूँ। सबने वो दृश्य देखा जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी, गरीब किसी वर्ग का होगा, किसी समुदाय का होगा, उस गरीब को समर्पित सरकार होगी। 5 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ले लीजिए, चाहे वो जनधन के खाते खुलवाने का विषय रहा हो, चाहे उज्ज्वला के। मैं इस मंच पर कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार थी, मैं डबल इंजन की, डबल राशन की बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार थी। 300 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का केवल उत्तर प्रदेश में इसलिए खर्च नहीं हो पाया क्योंकि उस योजना के नाम के आगे लिखा था उत्तर प्रदेश में उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब बांटने की योजना थी। पिछली सरकार ने वो बल्ब केवल इसमें नहीं बांटा, उस पर राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो नहीं था, केवल प्रधानमंत्री का फोटो था, इसलिए नहीं बांटा। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में आपके सहयोग से, आपके समर्थन से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, इसलिए हमको पिछले महीनों में 2 बार राशन मिलता था। एक बार प्रधानमंत्री जी द्वारा भेजा हुआ राशन और एक बार मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजा हुआ
राशन हमको मिलता था। हम सबको ध्यान में है, भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों ने तय किया। मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद दूंगा। इस कोरोना काल में मेरे 3-4 दौरे हुए, मेरे तीनों अलग अलग अनुभव हैं। एक समय ऐसा था जब जिलाधिकारी महोदय ने आशा बहु से लेकर के स्वास्थ्य केंद्रों को गांव-गांव लगा रखा था कि वैक्सीन लगवाइए। लोग जाते थे वैक्सीन लगवाने के लिए तो कोई कहीं खेत में चला जाता था, कोई कहीं छुप जाता था। लेकिन इन परिस्थितियों से हार नहीं मानते हुए लगातार दिन भर इसकी वैक्सीन लगवाने का काम और शाम को मॉनिटरिंग करने का काम करते करते आज आजमगढ़ जनपद में जो आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थिति पर है कि सर्वाधिक लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगी। साथियों, राजनीतिक रूप से हर आदमी स्वतंत्र है और अपने अपने गरीब के घर में भी रसोई न बुझे, सरकार आपकी यह चिंता कर रही है। हम भी सामाजिक प्राणी हैं और जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो किसी योजना में मेरे घर। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय वसीम अहमद की आज पुण्यतिथि महाराजगंज के एक मैरिज हॉल में मनाई गई। इस पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र के हजारों लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय वसीम अहमद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्षेत्र की हजारों महिलाएं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रही। मंच पर बैठे कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने नेता को याद कर आंसू बहा रहे थे। वही हाल सामने बैठी भीड़ में काफी लोगों का लगा रहा, जो लोग अपने नेता को याद कर काफी गमगीन दिख रहे थे। लेकिन इन लोगों में ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि उनकी पत्नी समा वसीम ने जिस तरह से उन लोगों के बीच पहुंचकर लोगों के दुख दर्द को साझा करना शुरू कर दिया है, जिससे वह लोग खुद काफी खुश हैं और उन लोगों को उम्मीद है कि पार्टी समा वसीम को वसीम अहमद के स्थान पर उनको गोपालपुर के प्रतिनिधि के रूप में भेजे, जिससे कि वह वसीम अहमद के सपनों को पूरा कर सकें। किस तरीके का कार्यक्रम है यहाँ? आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय वसीम अहमद साहब यहाँ से विधायक भी रहे 4 बार, पूर्व मंत्री भी रहे। उनकी आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज सब लोग इकट्ठा होकर उनको याद कर रहे हैं। उनके आदर्श, उनके विचार, उनके मिलने जुलने के तरीके और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने बहुत ही योगदान किया है। ऐसे नेता को हम याद कर रहे हैं और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज यहाँ पर रक्तदान का भी कार्यक्रम लोगों ने रखा है कि उनके जीवन से सीख लेकर के हम लोग गरीब की मदद करेंगे, उनके आदर्श पर चलने का काम करेंगे। आज इस तरह का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और आज गोपालपुर के लोग निश्चित तौर पर इस बात से वाकिफ़ हैं कि वसीम अहमद साहब का जीवन हमेशा सादगी, ईमानदारी पूर्ण रहा। उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी के आंदोलन को बढ़ाने का काम किया और उनके विचार और उनके जो सोच थी आज भी प्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में हम उनको नमन करते हैं, सिराजे अकीदत पेश करते हैं। क्या पार्टी उनके वाइफ को वहाँ पर भी दावेदारी कर रही है समा वसीम जी? क्या टिकट उनको भी मिल सकता है? क्या दावेदारी कर रही है समा वसीम जी गोपालपुर से? देखिए, उनका हक है। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे, पार्टी निर्णय करेगी कि किसको टिकट दिया जाएगा। दावेदारी करना सबका अधिकार है, लेकिन यह तय करना संसदीय बोर्ड तय करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेगा। भ्रमण किए हम लोग, काफी विरोध है जो विधायक। क्या नाम है आपका? जी, मैं सना परवीन। और पूरे यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम देखिए, जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी होगी कि हमारी पार्टी के बहुत ही पुराने, जिन्होंने यहाँ की ज़मीन तैयार किया, सियासी ज़मीन जिन्होंने तैयार किया, जनाब वसीम अहमद साहब। और आप उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, कई बार यहाँ से विधायक भी रहे। आज उनकी बरसी है, ये बरसी के रूप में ये कार्यक्रम किया जा रहा है।
और उनकी पत्नी शमा वसीम साहब आज यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोगों का हजूम उमड़ा हुआ है। सोगवारों की बहुत लंबी तादाद है। इससे वसीम भाई की मकबूलियत दिखाई दे रही है कि वसीम भाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा दुखियारों का आंसू पोंछे, हमेशा लोगों के साथ चलने का काम किए, गरीबों मजलूमों की हमेशा उन्होंने मदद किया। और आज वसीम भाई हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी कमी हम आज शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। यहाँ से कहीं न कहीं दावेदारी जो है शमा वसीम ठोक रही हैं और यहाँ से सपा का विधायक भी हैं, तो कहीं न कहीं विरोध है क्या इसका? नहीं, यहाँ कहीं कोई विरोध नहीं है। उनका हक बनता है, क्योंकि वसीम साहब यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, इसलिए उनका पूरा हक भी बनता है। और शमा वसीम साहब को टिकट मिलेगा तो यहाँ की जनता उनको विधायक बनाकर विधानसभा भेजने के काम करेगी। अगर नहीं मिलता है तो भी यहाँ शमी वसीम साहबा को कोई एतराज़ नहीं है। जैसे वसीम साहब ने पार्टी के प्रति जैसे वफादारी निभाने का काम किया है, वैसे ही उन्होंने भी हमेशा पार्टी के लिए काम करती रहेंगी। कहीं भी जो इस प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं उनको लेकर काफ़ी विरोध में देख रहा हूँ यहाँ पे। ये तो मैं नहीं बता सकती, ये मुझे जानकारी नहीं है। मेरा क्षेत्र मुबारकपुर विधानसभा है, बस मैं इतना जानती हूँ कि इस ज़मीन को वसीम साहब ने तैयार किया है। वो गोपालपुर की ज़मीन को उन्होंने तैयार किया है और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के नाम शशिकला सिंह है। किस पद पे आप हैं समाजवादी पार्टी? मैं गोपालपुर विधानसभा महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम है और कैसा व्यक्तित्व रहा है वसीम साहब? वो बहुत बढ़िया नेता थे। अभी वो ही उन्हीं की पत्नी हैं, उतना ही उनके में कोई फर्क नहीं है दोनों मियाँ बीवी में। और यहाँ पर जनता उनके ही पे लौट रही है। और यहाँ से अगर वसीम साहब की बीवी को टिकट मिल गया तो जनता एकदम खुल के जिताएगी। क्यों यहाँ के जो विधायक हैं उनसे क्यों नाखुश हैं क्या? कोई नाराज़गी नहीं है, पर अपना अपना दावा सभी लोग ठोकता है कि मैं जीतूंगा, वो कहते मैं जीतूंगा, पर ये जीत जाएंगी, मुझे इतना निश्चय है कि जीत। नाराजगी है तभी तो दावेदारी कोई ठोक रहा है। अभी अब आपके अंदर क्या मेरे अंदर क्या वो मैं नहीं जानती। मैं देख रही हूँ कि जैसे वसीम साहब थे उनकी बीवी भी वैसा ही हैं, सेम एकदम, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर टिकट मिलता तो अभी टिकट मिलता तो जनता एकदम तैयार है, खुल के तैयार है, हम लोग जिता के भेजेंगे। और गोपालपुर विधानसभा में मैं भी दावा ठोक रही हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मैसेज जाना चाहिए कि ये जीतेंगी, पक्का कन्फर्म है जीतेंगी। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशेष अभियान दिव्य काशी व भव्य काशी के अंतर्गत महिला चिकित्सक में स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। इसके साथ ही सभी राशन की दुकानों पर डबल राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह पहाड़पुर में राशन वितरण की दुकान और प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा व सदर विधानसभा परिषद उत्तर प्रदेश विजय बहादुर पाठक व्यासी में राशन वितरण कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद विजय बहादुर पाठक ने कहा कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम को भव्य दिव्य बनाया गया है, इससे हम सभी भारतवासियों में प्रसन्नता है। क्या बात है कि हमारे देश के अंदर जो वर्षों से विश्वनाथ जी के चारों तरफ अतिक्रमण हो गया था, जो हमारे पहला ज्योतिर्लिंग है, जो अपने भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल को बसाए उस नगरी काशी नगरी को, और स्वयं वहाँ अपने विराजमान है। 13 तारीख को एक अद्भुत नज़ारा वहाँ होने वाला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करने वाले हैं। उस अद्भुत दिव्य स्थल को भारत की जनता को भेंट करने वाले हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभियान लिया गया था। 8 तारीख से 12 तारीख तक सफाई अभियान हर मंडलों में 5-5 स्थान पर लिया गया था। उसी के अंतर्गत आज हम इस नगर मंडल में हमारे राजेंद्र उपाध्याय जी संयोजक हैं। आज यहाँ हम लोग सफाई करने आए हैं। हमारे इस सफाई अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के महामंत्री विधान परिषद के सदस्य सम्माननीय विजय बहादुर पाठक जी हैं। आज महिला मोर्चा के लोग हैं। यहाँ पर एक सफाई अभियान लिया गया और कल जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लोग सबसे आग्रह किया जा रहा है कि कल दिवाली के रूप में, उत्सव के रूप में बाबा विश्वनाथ के नाम से एक दीपक अपने अपने घरों में कल सारे लोग जलाएंगे। शाम को दिवाली के रूप में उसको लेंगे। उसी के साथ साथ हम सभी शक्ति केंद्रों पर अपने व्यवस्था किए हैं। 311 जगह LED TV मोबाइल जो भी है उसके माध्यम से जो शक्ति केंद्र में शिवालय 311 हमारे यहाँ 311 जगहों पर कल हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर सभी शिवलिंगों पर जलाभिषेक करेंगे। मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजाएंगे
और भजन हर कीर्तन करेंगे। वह कार्यक्रम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार चलेगा। बहुत सौभाग्य बात है, आप लोग हमारे मीडिया पत्रकार हैं, इस विषय को उठाइए। आप लोग भी करिए, वहाँ मंदिरों में पूजा पाठ जलाभिषेक करिए। यहाँ सब लोग हैं, सबसे आग्रह है कि आप सब भी इस काम को करिए। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। तस्वीरों में खड़े इन साथी अभियुक्तों को ध्यान से देखिए। ये वो 8 साथी अभियुक्त हैं जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन इनकी योजनाओं पर बलिया की नगरा पुलिस ने पलीता लगा दिया और डकैती की योजना बनाते समय इनको धर दबोचा और अब ये जेल की हवा खाने के लिए तैयार है। बता दें कि थाना नगरा पुलिस द्वारा डकैती की योजना बना रहे 8 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र तथा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक बलिया विजय त्रिपाठी के सफल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी रसला SN वैस व थानाध्यक्ष नगरा संजय सरोज के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगरा पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर 8 अभियुक्त क्रमशः राजप्रकाश सिंह उर्फ राजन जो मऊ का रहने वाला है, दूसरा अभिमन्यु चौरसिया उर्फ मन्नू चौरसिया ये भी मऊ का रहने वाला है, तीसरा गौरव बलिया का रहने वाला है, रणजीत यादव मधुबन जनपद मऊ, विवेक यादव उर्फ सनी यादव कोपागंज जनपद मऊ, हर्षवर्धन उर्फ डिल्लू सिंह मोहम्मदाबाद घोना जनपद मऊ, सुबोध सिंह उर्फ मोनू सिंह मधुबन जनपद मऊ और अवनीश मौर्य उर्फ मोनू जहानागंज जनपद आजमगढ़ को 3 मोटरसाइकिलों व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र मय कारतूस के साथ नहर पुलिया चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। हमारे संवाददाता अनमोल आनंद से बातचीत में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया विजय त्रिपाठी ने बताया कि इस सफल अनावरण के लिए बलिया पुलिस अधीक्षक की तरफ से नगरा पुलिस टीम को 15,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की गई है। और क्या कुछ कहा घटना के बारे में विजय त्रिपाठी SP बलिया ने, सुनिए। बताइए, इतने अपराधी पकड़ में आए हैं, किस तरीके का है और किस मामले का खुलासा हुआ है, जानकारी दीजिए सर। कल रात्रि 11:40 पे 11:12 को SHO नगरा और उनकी टीम के द्वारा टीरा हैदरपुर नहर पुलिया चौराहे के पास राजप्रकाश सिंह उर्फ राजन सिंह और उनके 7 अन्य गैंग मेंबर जो कि डकैती की योजना बना रहे थे, डकैती की योजना बनाते समय इनके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी में 8 असलहे इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें 2 पिस्टल, 1 रिवाल्वर और 3 अन्य तमंचे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कुछ कारतूस भी इनके साथ बरामदगी की गई है और इसके लिए SP बलिया सर ने इस पूरी टीम को पुरस्कार करने की घोषणा की है, जो नगद पुरस्कार 15,000 के लिए है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां अन्य महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और प्रत्येक गरीब परिवार को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि सरकारी गल्ले की दुकान पर भारत सरकार द्वारा सभी अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को दिसंबर माह से मुफ्त 5 किलो गेहूं चावल प्रति व्यक्ति माह और 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो नमक निःशुल्क सभी कार्ड धारकों को मुफ्त वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में लोहरा ग्राम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह का लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। तत्पश्चात अन्य वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सप्लाई इंस्पेक्टर अनूप शाही द्वारा पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण कर शुभारंभ किया गया, जिसका संचालन अजित कुमार सिंह ने किया। इसी क्रम में स्थानीय सोसाइटी पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात गरीब परिवारों को राशन वितरण शुरू किया गया। साथ में सचिव बजरंगी प्रसाद भी थे। इस क्रम में नगर पंचायत अतरौलिया में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर रविवार सुबह से ही राशन कार्ड धारकों की काफी भीड़ लगी रही। कोटेदार प्रदीप सोनकर द्वारा बारी बारी से आए हुए लोगों का अंगूठा लगवाकर मुफ्त राशन चावल, गेहूं, चना, खाद्य तेल, नमक आदि का वितरण किया गया। सभी पात्र गृहस्थी लोग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है। ऐसे सुनाते हैं कि पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जयनाथ सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा, सप्लाई इंस्पेक्टर अनूप शाही और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। अंजू कहाँ की निवासी? बिरुआपुर की। आपके कोटेदार का क्या नाम है? प्रदीप सोनकर। आपको गल्ला मिला है प्रधानमंत्री योजना द्वारा, क्या क्या मिला है? हमें मिला गेहूं, चावल, चना, रिफाइन, नमक। कितना कितना मिला है? 15 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 1 किलो चना,
1 किलो नमक, 1 किलो रिफाइन। क्या कोटेदार द्वारा कोई पैसा लिया नहीं, गया है? पैसा नहीं लिया गया है। क्या पहले भी कभी पैसा लिया जाता था? नहीं, मुफ्त मिला है। प्रधानमंत्री द्वारा अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन गरीबों में बांटा जा रहा है, ये क्या है, कैसे बांटा जा रहा है, इसके बारे में बताइए। प्रधानमंत्री गरीब खाद्यान्न योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष जब कोविड शुरू हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना प्रारंभ की थी ताकि कोई भी परिवार बिना खाद्यान्न के न रह सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस महीने से उसको डबल कर दिया है। होली तक प्रत्येक अंत्योदय परिवार को पहले जो भारत सरकार 35 किलो खाद्यान्न उनको देती थी वह डबल 35 किलो 2 बार 35 किलो 2 बार उनको खाद्यान्न दिया जाएगा। 1 किलो चने की दाल, चना, 1 किलो। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं अनूप शाही, सप्लाई इंस्पेक्टर बुढ़नपुर तहसील। हाँ सर, आप यहाँ पे आए हैं, गल्ला वितरण कराए हैं, क्या क्या प्राप्त गृहस्थी और अंत्योदय के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या मिल रहा है, इसके बारे में बताओ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय लाभार्थियों को 35 किलो राशन, 1 किलो चना, 1 लीटर तेल और 1 किलो नमक मिल रहा है और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन और उसके साथ 1 किलो चना, 1 किलो नमक और 1 लीटर खाद्य तेल मिल रहा है। सरकार के द्वारा निःशुल्क बांटा जा रहा है, इसके बारे में? जी, ये योजनाएं बिल्कुल ही निःशुल्क है और ये दिसंबर से लेकर अगले होली तक फिलहाल चलेगी। उसके बाद जैसा निर्देश रहेगा। सर, क्या माह में ये 2 बार बटेगा, इसके बारे में? ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये माह में 1 बार बटेगा और दूसरी बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट 5 किलो हिसाब से दूसरी बार। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इस बार पा लिया अगली बार ना पाए, ऐसा कुछ? नहीं। हमें अन्न योजना के तहत महिलाओं को बांटा गया है, इसके बारे में? पूरे देश में प्रत्येक ग्राम सभाओं में ये बहुत बढ़िया अन्न महोत्सव चल रहा है जिसमें लाभार्थी हैं गरीब पात्रता की सूची में जिनके पास कार्ड है उनको निःशुल्क गेहूं, चावल, तेल, चना, नमक, ये सारी चीज़ें निःशुल्क उनको वितरण की जा रही है और ऐसा मुख्यमंत्री जी घोषणा भी कर दिया है और प्रत्येक महीने में 2 बार ये रसद विभाग द्वारा ये सामग्री वितरण की जाएगी और गरीब बहुत ही प्रसन्न है। कोविड के नाते जो मजदूर बाहर मजदूरी करते। जौनपुर विधानसभा 365 के अंतर्गत शाहगंज में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार शैलेंद्र यादव ललई विधायक पूर्व मंत्री द्वारा आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर जनसैलाब को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा की विकास विरोधी नीतियों और विफलताओं को जनता को बताया। सबने मिलकर भाजपा को 2022 में उखाड़ फेंकने व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की शपथ ली। आईटीएल जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकाई नवी मुंबई के पदाधिकारियों की एक बैठक जिला उपाध्यक्ष श्यामधर दुबे के कोपर खैरैने स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे ने कहा कि आईटीएल जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र में निरंतर मजबूती की तरफ अग्रसर है और इसमें हमारे महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारियों का एसोसिएशन को मजबूत बनाने में पूर्ण सहयोग रहा। इस बात के लिए हम सभी पदाधिकारियों सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने जिला उपाध्यक्ष श्यामधर दुबे जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, कम समय में ही उन्होंने इस प्रोग्राम को निर्धारित कर यह साबित कर दिया है कि आईटीएल जर्नलिस्ट एसोसिएशन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष श्यामधर दुबे ने आए हुए प्रमुख पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि हम तन मन धन तीनों प्रकार से संगठन के प्रति प्रतिबद्ध हैं और अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्देशन में कार्य करने के लिए कृत संकल्पित भी हैं। ऊपर खेरने नवी मुंबई और हमारे इस थाने के जिला अध्यक्ष श्री श्यामधर दुबे जो कार्यालय है आईटीएल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो कार्यालय है उस पर एक आकस्मिक बैठक हुई है। इस बैठक में हमारे आईटीएल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त प्रभारी, महाराष्ट्र प्रभारी, यूपी प्रभारी जो बहुत ही मेहनत और लगन से संगठन को मजबूत करने पे लगे हैं। हमारे छोटे भाई श्री अजय मिश्र जी, हमारे पत्रकार नवनीत पांडे जी, प्रवीण सिंह जी,
और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने पत्रकार श्री श्यामधर दुबे जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है यहाँ, और बड़ा अच्छा लगा है। और संगठन की मजबूती से के लिए जिस तरह से हमारे इस महाराष्ट्र के जो प्राधिकारी हैं, सम्मानित प्राधिकारी हैं, बड़ी ही तन्मयता से संगठन की मजबूती और उसके विस्तार के काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम इसके पूर्व में भी जो है अच्छा कार्यक्रम पुणे में हुआ, और जो मैं पूरा मुझे विश्वास है कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो हमारे सम्मानित प्राधिकारी हैं वो बड़े ही ईमानदारी से संगठन को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति साहब और जितने हमारे बड़े नेशनल लेवल के जो हमारे प्राधिकारी हैं, सभी लोग मिलजुल कर बड़े ही लगन से इस संगठन को बढ़ाने में लगे हैं। मैं पुनः श्यामधर दुबे जी को और आदरणीय अजय मिश्र जी का आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे आज इस कोपर खिरने नवी मुंबई सेक्टर 4 में मुझे जो आमंत्रित किया है, बड़ा अच्छा लगा। पुनः मैं यहाँ के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे पदाधिकारी भैया आए, बहुत आगे से मैंने बुलाया और आए, 2 शब्द बोले, काफ़ी अच्छा लगा। इस संस्था को, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और बढ़ ही रहा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार और जिला अधिकारी अजय मिश्रा जी हैं, इनके साथ में रह के और इनके सहयोग से काफ़ी प्रेरणा भी मिल रही है और बढ़ रहे हैं। और जो हमारी उम्मीद है कि इतना करना है, उतना वो टारगेट जरूर पूरा होगा। लोगों का सहयोग मिल रहा है। जय हिंद। आज कोपर खेरने में हमारे मुंबई के नवी मुंबई के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय दुबे जी एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय संजय कुमार पांडे जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार नवनीत पांडे जी तथा साथ में प्रवीण सिंह जी जो उपस्थित रहे हैं। आकस्मिक प्रोग्राम बना, आदरणीय दुबे जी ने निमंत्रित किया और इस आकस्मिक प्रोग्राम में संगठन को मजबूत बनाने के लिए आपस में चर्चा की गई। विशेष रूप से मैं राष्ट्रीय महासचिव महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी हमको यहाँ पर समय दिया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम अपने जिला उपाध्यक्ष आदरणीय दुबे जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कम समय में उन्होंने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फोटो ले ली, फोटो ले ले। फोटो निकाल। अतरौलिया के स्थानीय मदियापार में स्थित जय मंगल यादव स्मारक इंटर कॉलेज में रविवार की द ब्रिलियंट एकेडमी द्वारा जीव विज्ञान और गणित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। वहीं द ब्रिलियंट एकेडमी द्वारा इस प्रतियोगिता से टॉप 10 विजेताओं को चुना गया, जिसमें प्रथम विजेता को रेंजर साइकिल, द्वितीय विजेता को टेबल कुर्सी, तृतीय विजेता को टेबल लैंप दिया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव और विशिष्ट अतिथि प्रदीप चंद्र प्रधानाचार्य जय मंगल यादव रहे। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता चंदसेन, निषाद, गोपाल कृष्ण गौड़, दिलीप कुमार ने
किया। वहीं प्रथम पुरस्कार विजेता में इंटरमीडिएट की छात्रा काजल यादव रही, जिनको मुख्य अतिथि संतोष यादव ब्लॉक प्रतिनिधि के द्वारा रेंजर साइकिल देकर पुरस्कृत किया गया। आजमगढ़ जिले के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन हरखोड़ी लड़िया गांव निवासी रिया 8 साल पुत्री वीरेंद्र चौहान की कार दुर्घटना में मौत हो गई। कार चालक कार लेकर फरार हो गया, जिसको ग्रामीणों ने दौड़ाकर तोरी घाट थाना क्षेत्र के नई बाजार से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पहुंचकर शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सरस हॉस्पिटल के लिए भेज दिया है। रविवार को सुबह लगभग 10:30 बजे बालिका अपने घर के पास सड़क पर खेल रही थी कि उसी दौरान जैनपुर की तरफ से तेज रफ्तार से जा रही एक मारुति कार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और कार चालक कार सहित फरार हो गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ है? हमारे रानी के कुछ ना वाला हमार रानी यही पटरिया पापा उजर का के रन तले मारुतिया वाला मार के भागी गया। कैसे मारा? कैसे मारा है? मारुति वाला रहा हमार रानी बन कौन गइलो ना रानी वही जे रानी पटरिया साइड में। आपकी लड़की की उम्र कितनी है? हमार रानी के 8 साल भइले। दुर्गा प्रसाद यादव। अच्छा, यहाँ पे किस तरह की घटना घटी, क्या हो गया? सुबह 9 बजे के इर्द तेज रफ्तार से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो दिल्ली की है इधर 9 साल की बच्ची का साइड में एकदम मार करके चला गया। वो गाड़ी नई बाजार में पकड़ी गई। गाड़ी को कैसे आप लोग पकड़े, दौड़ा कर या फिर? नहीं, दौड़ा करके एक 2 चक्का लेकर के लड़का दौड़ा करके नई बाजार पकड़ा उस गाड़ी को, रुकवाया गया थाने पे। इस वक्त कोतवाली गाड़ी आ गई है जी। देवारा क्षेत्र की अग्रणी सामाजिक संगठन देवारा विकास सेवा समिति हमेशा से देवारा वासियों के हितों के लिए संघर्षशील रहती है। इसी क्रम में श्री साईं बाबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने देवारा के नेता नगरी की विमुक्त परामर्श समिति के सहयोग से लगाया, जिससे कि देवारा क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इस कैंप में लोगों को जांच के साथ साथ दवाइयां भी दी गई। हॉस्पिटल के डॉक्टर वंश गोपाल यादव ने बताया कि हमारा उद्देश्य उन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है जो वास्तव में गरीब हों और इसके हकदार हों। डॉक्टर यादव ने दौरांचल में हर हफ्ते किसी न किसी गाँव में मुफ्त कैंप लगाने की बात करते हुए कहा कि यदि लोगों की मंशा और आवश्यकता हुई तो हॉस्पिटल की ओर से एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जाएगी। और एक खबर आजमगढ़ की है, जहां आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के रामनगर इंटर कॉलेज के प्रांगण में अपना दल यस की विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया और वहीं पर अनुप्रिया पटेल को अपना दल के नेता मालती सिंह और राकेश सिंह ने तलवार मुकुट साल स्मृति चिन्ह देकर गदा देकर सम्मानित किया। विजय संकल्प जनसभा को सफल बनाने के लिए अपना दल की मालती सिंह और राकेश सिंह ने जनसभा में आए जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। विजय संकल्प जनसभा के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भारत ने मंच पर उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उनकी सलाह के लिए शुक्रिया। हम लेंगे उनको, उनकी सलाह के लिए शुक्रिया। मैम बढ़ती गठबंधन में क्या होगा और बढ़ती महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने माइक को बंद करा दीजिए, 1 मिनट बंद करा अध्यक्ष जी, बंद करा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने 3 चुनाव लड़े हैं, 2014 का, 2017 का, 2019 का, और फिलहाल हमारी चर्चा सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे जारी है। घोटाले में तो आरक्षण में तो घोटाला हुआ है। मैंने अपने वक्तव्य में भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। हमने इस विषय को शीर्ष स्तर पे उठाया है और सरकार इस विषय के समाधान के लिए गंभीर है। मैडम कितना सीट आप लेंगी, कितना सीट अपना लेंगी? सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा अभी चल रही है। देखिए, हमने पूरे प्रदेश की तमाम विधानसभाओं की सूची बनाई हुई है और चर्चा अभी चल रही है। जब हमारा निष्कर्ष निकल आएगा डिस्ट्रीब्यूशन पे, तब हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बहुत अच्छी विधानसभा है। सही चर्चा में आ रहा है मैम, चर्चा में आ रहा है कि सगड़ी विधानसभा की सीट के लिए आप सरकार समाधान निकालने में लगी है। मैडम सुनने में आ रहा है कि सगड़ी विधानसभा आप लेने जा रही हैं अपने प्रत्याशी के लिए। मेरा बस चले तो मैं सब ले लूँ। किस प्रत्याशी को घोषित करेंगी मैडम? अरे अभी तो सीट ही क्लियर नहीं है, प्रत्याशी कहाँ से बता दूं। और हमारी पार्टी के अंदर किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के चयन का एक वेल स्टैब्लिश्ड प्रोसेस है, उसका पालन करके ही हमारे यहाँ प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। पार्टी छोटे छोटे दलों से समझौता किया है और वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश जीतेंगे।
ये कोई कहता है क्या चुनाव में उतरने वाला कि हम हारेंगे? हर कोई कहता है कि वो जीतेगा। जीत का दावा हर कोई करता है, फैसला अंतिम मोहर जनता लगाती है, मतदाता लगाते हैं। मैडम, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्लान आपकी तरफ से आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन देती है। संगठन में हम अहम पद महिलाओं को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर देते हैं कि वो आएँ और प्रदेश की राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जैसे प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की बात वो लागू करें अपने राज्यों में। उनके जो पार्टी के रूल स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, उनको लागू करना चाहिए सब जगह। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। आजमगढ़ के एक स्थानीय होटल में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा आजमगढ़ द्वारा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप को चेन्नई की संस्था अलर्ट के कार्तिक वेंकटेशन ने आज के पश्चिमी परिदृश्य में CPR की उपादेयता पर विस्तृत जानकारी दी और उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि CPR एक इमरजेंसी प्रक्रिया है। यदि सही समय और सही तरीके से CPR किया जाए तो यह एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर सकता है। उपस्थित चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कार्तिक वेंकटेशन ने कहा कि विगत 15 वर्षों से चेन्नई के आसपास के क्षेत्र में अपनी संस्था के माध्यम से CPR की ट्रेनिंग दे रहे हैं और पूरे भारत में लोगों को CPR की ट्रेनिंग देने के तहत आजमगढ़ आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और अलर्ट संस्था के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था घर परिवार के एक व्यक्ति को CPR की ट्रेनिंग देना चाहिए, जिससे भारतवर्ष में होने वाली आकस्मिक मृत्यु को 75% तक रोका जा सकता है। Running in the successfully last 16 years, last 15 years in the Chennai region. So we have a vision that every common man, not only doctors, paramedics, every common man, each and every person supposed to know about CPR, because this is the vision, goal given by our late Dr. APJ Abdul Kalam, our former president, to alert NGO to us personally when we met him 2007 at Chennai Raj Bhavan. He told that why don't you train one in every family? That's mean at that time there is no 108 in India. So he said that next year anyway the 108 will be launched in India. Until the ambulance comes, anyway the ambulance will be come, definitely it will come. But until ambulance comes, there's a time gap. That time gap, why don't you fill with local volunteers? So if you train the local people, local volunteers, or at least one in every family, they will secure the victim until the ambulance comes, until the paramedic comes. So in India, there are 75% people are losing life. If you take 100 people, 75% people are losing life after reaching hospital. Because of some reason, because on the golden hour, until the ambulance comes, nobody performs the CPR. Because of that, doctors are unable to provide proper treatment. To make sure the treatment is successful and then the victim gets proper treatment, as a bystander, as a common man, we are supposed to perform CPR. So that is what the awareness which we are spreading along with the Medtronic India Private Limited company, and going forward and all over India, we meet doctors, cardiologists, and then we perform this kind of awareness session. So that is why I am here today, and nice to meet all the doctors from the Azamgarh city. It was wonderful opportunity for us to teach you. What is the basics of CPR? Yeah. So for you guys, what is CPR? CPR is cardiopulmonary resuscitation. This CPR, when somebody is collapsed, immediately check whether the victim is conscious or not. If the victim is unconscious, ask someone to call an ambulance immediately. Until the ambulance comes, check whether the victim is breathing or not, whether the person have a pulse or not. If no pulse, the person is not breathing, don't worry, don't even waste a single second. Immediately lock your hand, and between the nipples there's a center portion, right? Here you have to place this locked hand and then do 30 compressions. This is a strong, hard manner where you have to squeeze the rib cage up to 2 inches depth. This is how you have to perform 100 per minute, 200 per 2 minutes, okay, and then stop CPR and open the airway, check whether the victim started breathing or not. If no, again perform 1 minute 100 CPR, 2 minutes 200 CPR non-stop, and then perform check whether the victim has started breathing or not. This is the flow of CPR.